हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया नया टॉपिक, क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ये क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसके बारे में जैसा हम लोग सीखेंगे। क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली में होता क्या है और इसके बारे में बताया कैसे जाता है। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर की यदि हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि एक प्रकार का ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह कार्य करता है। ठीक है, यानी कि एक अगर बॉन्ड यहाँ पे एक एटम के साथ, इस एटम के साथ यदि जुड़े हुए हैं, यानी कि मान लिया जाए कि यहाँ से एक एटम, ये एटम एक दूसरे को एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए हैं, या तो बोल सकते हैं कि एक एटम है, एक ये एटम है। ठीक है, ये दोनों एटम एक बीच वाला एटम के साथ ऐड हो रहा है, तो बोलेंगे कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 1, 2 और ये 3। ठीक है, इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट का। ये आगे कुछ टॉपिक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस इसमें समझना होता है। इससे क्वेश्चन आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप पे, कि जैसे आपके पास बोल देता है कि ये क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर में कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो आपको ये याद करने वाली बात है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप संयोजन संख्या 6 होती है। फिर कहता है कि बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होते हैं। फिर कहा जाता है एफसीसी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। यानी टोटल यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारे पास होते हैं, ये कुछ हमारे पास नेबरिंग वैल्यू होता है, यानी कि नेबरिंग एटम, यानी कि नज़दीकी एटम के साथ जो अटैचमेंट की जाती है उसी को यहाँ पे ये दर्शाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ये हमारे पास ये टॉपिक दिया हुआ है क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले यहाँ पे कहा जाता है क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर को, इसे हम C.N से सूचित करते हैं, यानी कि इसे C.N से सूचित किया जाता है। क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर में क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर को C.N से हम लोग सूचित करते हैं। फिर कहा जाता है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ क्लोजेस्ट नेबर्स ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि जब किसी क्रिस्टल में कण सबसे नजदीकी कोई कणों के साथ जुड़ा रहता है तथा बंधन का निर्माण करता है, उसे उस बंधन की कुल संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इस चीज को समझाएंगे, पहले एक बार लिखवा देते हैं इसको, उसके बाद फिर यहाँ पे है द नंबर ऑफ नेबरिंग एटम अटैच्ड विद द अनदर एटम विद द क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि जब कोई एटम अपने पड़ोसी एटम के साथ क्या होता है, बॉन्ड बनाता है या जुड़ा हुआ रहता है जिस बंधन से या जिस संख्या, जिस बॉन्ड के माध्यम से, तो बॉन्ड की जो संख्या होती है वही बॉन्ड की संख्या कहलाता है क्या चीज, आपका क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आपको पता है कि क्रिस्टल हमारे पास मुख्य रूप से कहा जाता है कि क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर में जो एक यूनिट सेल बात आई थी, यूनिट सेल 3 प्रकार का होता है। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एक होता है एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें अब हमें जानना ये चीज है कि ये क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड हमारा बातचीत कैसे हम लोग दर्शा सकते हैं। तो देखिए, सिंपल वे में बताया जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसके बारे में जैसा समझ लेते हैं। इसको आप लोग लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को बैक कर लीजिए, बैक करके इसको लिख लीजिए आप। देखिए, यहाँ पे क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग समझेंगे। क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जैसे एक हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टल ऐसे दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड है। अब ये जो सॉलिड है ये इस तरीका से कनेक्ट होंगे, यानी एक दूसरे के साथ ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, सभी पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है। अब आप सुने होंगे कि अलग अलग यूनिट सेल में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे आपको पता होगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इस प्रकार के जब यूनिट सेल बनाए जाते हैं तो इसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल C.P कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या चीज इसको, एटम। तो ये सिर्फ कहाँ पे उपस्थित होता है, कॉर्नर पे, यानी कॉर्नर की संख्या 8 होती है। यही बात है ना।
अब यहाँ पे आपको पता है कि बीसीसी में हमारे पास ये कंस्टिट्यूट पार्टिकल कहाँ कहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो ये भी आपको पता है कि ये कॉर्नर पे होता है और फिर हमारे पास बॉडी सेंटर पे, यानी कि बॉडी सेंटर पे, यानी कि दो जगह पे कंस्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं। एफसीसी की बात करते हैं तो एफसीसी में हमारा दो जगह प्रेजेंट होता है, एक होता है कॉर्नर पे और एक होता है फेस पे, यानी कंस्टिट्यूट पार्टिकल दो जगह एग्जिस्ट करता है, एक कॉर्नर पे और एक फेस पे। अब देखते हैं यहाँ पे कि कंस्टिट्यूट पार्टिकल जब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ, हर जगह दिए हुए रहते हैं, तो यहाँ पे बताया जाता है कि मान लिया जाए सपोज डेट कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर को दिखाना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक प्रकार का वैसा नंबर है जो कहा जाता है कि सभी एटम से वो जुड़ा हुआ होता है। सपोज डेट यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एटम सपोज डेट मान लेते हैं कि ये एटम हमारे पास है, ठीक है, ये लार्ज एटम। अब ये लार्ज एटम जो है ये हम आपको एससी के थ्रू समझा रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये सभी एटम जो होंगे, ये सभी एटम आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये सभी एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। तो 1 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, 3 4 5 और ये 6। अब कहिएगा कि सर इसके साथ नहीं जुड़ सकता, तो नहीं, ये तो पहले से इसके साथ कनेक्ट है। देखिए ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, ये देखिए डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट हो रहा है, यानी कि इसके साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे एसी में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हैं कि ये जो एटम था, ये जो एटम है, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, सभी एक दूसरे से जो एटम है ये आपका इससे कनेक्ट है। यानी कि ये वाला जो पार्ट, ये दो एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला और एक ये वाला एटम, तो ये दोनों एटम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते, ये दोनों एटम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एटम 1 2 3 4 5 और ये 6, और सॉरी इसके साथ नहीं होता है, 4 5 6। यानी कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास बनते हैं, ये जो हमारे इसके बीच में बॉन्ड बना, इसके बीच में जो बॉन्ड बना, इसके बीच में ऐसे ऐसे जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो ये बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब बताइए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर एक एटम के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 6 एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए किसी भी क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता करते हैं, तो किसी भी क्रिस्टल में आपको पता है कि हमारे पास जो क्रिस्टल या यूनिट सेल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। अब यूनिट सेल जब हमारे पास 3 प्रकार के हैं तो वहाँ पे आराम से हम क्या कर सकते हैं कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी एसी, तो एसी में हमारा क्रिस्टल जो होते हैं, एसी जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल में हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली हमारा कंस्टिट्यूट पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉडी पे, बॉडी के कॉर्नर पे उपस्थित होते हैं। तो सिर्फ कॉर्नर पे, यानी कि जो बीच वाला पॉइंट होगा ये डायरेक्ट कहा जाता है कि किसके साथ अटैचमेंट होगा, तो ये साइड एटम के साथ, यानी कॉर्नर वाले एटम के साथ ये अटैच होंगे। इसीलिए इसमें एसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आ जाते हैं, 6। अब देखिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं वो सभी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आपका कहा जाता है कि मैक्सिमम वे में वो आपका किसी एटम के साथ अटैचमेंट करता है, ठीक है, और किसी न किसी अटैच के साथ अपने पड़ोसी एटम के साथ वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे देखिए इस ये वाला बंदा का पड़ोसी एटम ये है, ये पड़ोसी एटम इसका था, ये पड़ोसी एटम इसका था, यानी एक दूसरे के साथ ये क्या कर रहा है, बंदा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। अब कहता है बीसीसी यूनिट सेल, तो बीसीसी यूनिट सेल में आपको ये भी पता है कि बीसीसी यूनिट सेल में कंस्टिट्यूट पार्टिकल कॉर्नर पे होता है और बॉडी सेंटर पे, जिसमें आपको बताए थे कि बीसीसी में कॉर्नर पे कंस्टिट्यूट पार्टिकल 8 होते हैं और बॉडी सेंटर पे आपका कितना, 1 होता है, ठीक है। इसमें 8 होता है, कॉर्नर पर 8 होते हैं, 8 होते हैं, और इसमें 1 होता है यानी 1 होते हैं। तो अब देखें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है बीसीसी में, तो ये सभी पार्टिकल इसके साथ अटैच होते हैं, यानी कि जितने भी कंस्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं यहाँ पे 8 कॉर्नर का जितना भी एटम होता है, तो कॉर्नर का सभी एटम जो है इसके साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ ऐसे कनेक्ट होता है, ऐसे कनेक्ट होते हैं। यानी कि इसमें टोटल कॉर्नर के साथ इसमें क्या है कि ये दो कॉर्नर को छोड़ करके, ये दो कॉर्नर को छोड़ करके बाकी सभी इसके साथ अटैच होंगे, ठीक है।
तो आपको ये याद करना है कि एसी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इस प्रकार से होते हैं। ये 2 कॉर्नर को छोड़ करके बाकी जितने भी कॉर्नर कंस्टिट्यूट पार्टिकल है ये सभी इससे कनेक्ट होता है। इसमें क्या है बीसीसी में, तो बीसीसी में ये जो बीच वाला पॉइंट है बॉडी सेंटर में जो भी कंस्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल सभी कॉर्नर के साथ क्या होता है, ये अटैच होते हैं। यानी कि टोटल कॉर्नर की संख्या 8 है, तो ये सभी के साथ अटैच होगा। ठीक है, अब देखिए फेस, यानी कि फेस यूनिट सेल की बात करते हैं। तो फेस यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। ये भी आपको पता है कि फेस यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब देखिए फेस यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है कि कितना होते हैं, 12 होते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कंस्टिट्यूट पार्टिकल एफसीसी में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे और फेस पे। यानी कॉर्नर और फेस पे कंस्टिट्यूट पार्टिकल अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब है कि ये कॉर्नर हमारे पास 8 और फेस हमारे पास 6। तो एक बात बताइए, अगर हम इसको ऐसे सोचें कि कॉर्नर का भाई 8 होता है तो मल्टीप्लाई 1/8 यानी कि 1, और फेस का 6 होता है तो 6 है। ये तो गलत नियम हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम निकलता है, ऐसे नहीं बन सकता है। देखिए कॉर्नर की संख्या 8 है, यानी कि टोटल हमारे पास ये कंस्टिट्यूट पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट। फेस की संख्या 6, यानी कि ऊपर में भी ऐसे 1 2 3 4 5 और एक इधर वाला में आपका हो जाएगा 6। यानी कि 6 जो है एक दूसरे के साथ ही जुड़े जाते हैं। यानी कि माचिस का जो डिब्बा आप देखें, माचिस का जो डिब्बा होता है इस शेप में एफसीसी काम करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में। यानी कि एक के पास एक यहाँ पे 2 3 4 5 और 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6, ये 5 आगे के लिए 6 पीछे के लिए। ठीक है, अब ये सभी बंदा क्या होते हैं, ऐसे ऐड होते हैं। इस तरीका से ऐड होता है। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो ये इस तरीका से बनाया गया था, ऐसे इस तरीका से जो बनाया गया था ऐसे इसमें आपका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 3 चौका 12, यानी कि टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी में कितना होते हैं, 12 होते हैं। तो माचिस के जो डिब्बा होते हैं उसमें हम कह सकते हैं कि टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12, क्योंकि वो एफसीसी यूनिट सेल की स्ट्रक्चर बनाता है। तो उसमें अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि माचिस का जो डिब्बा है वो माचिस का डिब्बा एक एफसीसी यूनिट सेल के अंतर्गत का संरचना बनाता है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 पाए जाते हैं। ठीक है, आप उसको काउंट करके देख सकते हैं 1 2। यदि यहाँ पे मान लिया जाए कि 1 2, एक फेस में अगर 2 बना रहा है बॉन्ड तो 6 फेस में कितना बनाएगा, एक फेस। जैसे मान लिया जाए कि ऊपर वाला फेस है या नीचे वाला फेस। सडनली में ऐसा तो कुछ हमारे पास है नहीं कि दिखा सके आपको, लेकिन अगर आप ऐसा देखिएगा, माचिस की बात करते हैं तो ये माचिस हमारे पास है। ठीक है, तो ये एफसीसी की बात करते हैं। तो एफसीसी में अगर मान लिया जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल यहाँ पे भी, अगर इसमें बॉन्ड की संख्या कितना आ रही है, 1 और 1 2, तो बताइए 2 फिर 2 इधर भी बनेंगे 4, यानी इसी तरीके से कितने इसमें फलक है, 1 2 3 4 5 6 फलक है, यानी 6 फेस। तो एक फेस में आपका कितना बॉन्ड बन रहा था, 2 बॉन्ड, तो 6 दूनी 12, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनाएगा, ये 12 बनेगा। यानी कि इस टाइप के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये कहा जाता है कि यूनिट सेल इसमें होते हैं। ठीक है, और ये माचिस के डिब्बा जो आपको नजर आ रहा है इसमें कहा जाता है एफसीसी स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। तो इसमें हमारा बॉन्ड बन जाएगा इस तरीका से, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना पाए जाते हैं, 12। देखिए छोटा सा टॉपिक है, इसमें बस यही चीज याद करना होता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे बोर्ड में कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। फिर अगर कहता है बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बीसीसी को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये 8 कंप्लीटली होगा, और एफसीसी में 12 होते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी खत्म कर देते हैं अभी, इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल की बात कर रहे थे, तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल में बताया जाता है क्या चीज, कि आपके पास क्रिस्टल का घनत्व। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक भी सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा थ्योरी आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे लिखवा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इसका डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल 1 होता है, बीसीसी में 2 होते हैं और एफसीसी में 4 होते हैं।
तो इसके बारे में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, डेंसिटी से रिलेटेड, यूनिट सेल ऑफ डेंसिटी से रिलेटेड बहुत सारा थ्योरी यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, जैसा आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए डेंसिटी का मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे कि घनत्व होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो घनत्व होते हैं उसका मास बटा वॉल्यूम, यानी कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सॉलिड का यदि डेंसिटी निकालते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी सॉलिड का डेंसिटी निकालने के लिए उस ऑब्जेक्ट का मास को हम लोग डिवाइड करते हैं क्या चीज़ से, वॉल्यूम से। यानी कि मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक मार्कर है, तो इस ये मार्कर हमारा सॉलिड है। अब इस सॉलिड का हम क्या करेंगे कि इसका डेंसिटी पता करना होगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल, यानी कि इसका वजन, द्रव्यमान की बात करेंगे। तो इसका हमारे पास इसका द्रव्यमान जैसे मान लिया जाए कि 10 ग्राम आ गया, 15 ग्राम आ गया, तो इसका वॉल्यूम के बारे में पता करेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना होता है। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो जब मास को वॉल्यूम से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, डेंसिटी निकल जाता है। अब यही चीज़ हमारे पास होते हैं कि जितने भी हमारे पास क्रिस्टल होते हैं, उन सभी क्रिस्टल की अगर हम बात करते हैं तो सभी क्रिस्टल का जो डेंसिटी होते हैं वो कहा जाता है कि यूनिट सेल के डेंसिटी के बराबर होते हैं। तो यही बात को यहाँ पे बताया कि डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। डेंसिटी क्या होता है, एक प्रकार का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको बदला जा सकता है, समझ गए। जैसे मान लीजिए कि अभी इसका डेंसिटी कुछ है, किसी और चीज़ में कुछ और हो जाएगा। जैसे इसका वेट, इसका डेंसिटी कुछ और है, इसी को अगर बड़ा में ले लेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और कुछ बड़ा डेंसिटी आएगा या तो कम डेंसिटी आएगा। इसका मतलब है कि ये बदलने वाला चीज़ होता है, बदलने वाला प्रॉपर्टीज होता है, यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। हेंस चूंकि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यदि कोई भी डेंसिटी, किसी क्रिस्टल का डेंसिटी अगर x आता है तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल भी क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे, क्योंकि क्रिस्टल का जो डेंसिटी है वो यूनिट सेल के डेंसिटी के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब देख, तो यही चीज़ को यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है कि घनत्व एक प्रकार का इंटेंसिव गुण वाला एक गुण होता है, जिसमें कहा जाता है कि हम इसको बदल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपके पास कोई छोटा सॉलिड है या छोटा क्रिस्टल है, तो उस क्रिस्टल का डेंसिटी कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। मे भी उससे बड़ा ले लेते हैं, तो उससे बड़ा लेने के बाद हमारा उस ऑब्जेक्ट का या उस सॉलिड का डेंसिटी क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा हो जाएंगे। एज भी लाइक कह सकते हैं कि जिस प्रकार से डेंसिटी है जो ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि हम लोग कह सकते हैं ऐसा चीज़ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी होता है उस ऑब्जेक्ट का साइज पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये सब चीज़। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि क्रिस्टल का घनत्व एकक कोशिका घनत्व के बराबर होते हैं, यानी कि ये हमेशा इसके बराबर होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि एक जो क्रिस्टल होते हैं ये हमारे पास एकक कोशिका के फॉर्म में काम करते हैं, यानी कि एज लाइक क्रिस्टल यूनिट सेल, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो क्रिस्टल है वो हमारे एक प्रकार का यूनिट सेल का वर्क करता है। तो देखिए डेंसिटी बराबर, हम लोग ये सब चीज बचपन में ही पढ़े हैं कि डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मास बटा वॉल्यूम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालना हो तो उस ऑब्जेक्ट का मास, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, उसी को वहां पे हम ओ कर दिए। अब एक सिंपल सा वो देख लो, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक क्रिस्टल ऐसे बनाया हुआ है, एक सॉलिड हमारे पास ऐसे दिया गया, ये सॉलिड है। इस सॉलिड का अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे मास जो है चलिए लाइट कटने की वजह से जैसा प्रॉब्लम हुई थी, देखिए यहाँ पे हम लोग थे डेंसिटी। अगर मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट का या कोई सॉलिड हमारे पास, ठीक है, इस सॉलिड का यदि मान लिया जाए कि हमारे पास यहाँ पर इसका मास मान लिया जाए कि 520 ग्राम ऐसे दिया हुआ है, 500 ग्राम दिया हुआ है, ये 500 मास इसका ग्राम में दिया हुआ है। अब यही जो हमारे पास सॉलिड थे, इस सॉलिड का यदि हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम अगर हम मान ले कि ये 10 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको डेंसिटी निकालना होगा। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, यानी कि इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब, या तो 50 डेंसिटी ग्राम, 50 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के रूप में आ जाएंगे, यानी कि ये हमारा डेंसिटी आ गया। तो 50 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा क्या निकल गया, डेंसिटी निकल गया। तो अर्थात हम कह सकते हैं
कि जो डेंसिटी एक क्रिस्टल का होता है, अब यहाँ पे इस क्रिस्टल को हम लोग जानते हैं कि इसका नाम क्या चीज है, क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल को एक और नाम हम लोग जानते हैं, वो क्या चीज होता है, यूनिट सेल। तो क्रिस्टल और यूनिट सेल दोनों एक ही चीज है। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल जो होंगे यहाँ पे बताया जाता है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल जो होगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होगा। लेकिन जरा सा यहाँ पे देखिएगा कुछ अजीब सी बात आ जाती है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बराबर, यानी कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे जो बात कर रहा है, यानी मास ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये तो समझ लो कि डेंसिटी के लिए तो ये आ गया मास बाई वॉल्यूम, और यूनिट सेल के लिए आ गया। ठीक है, अब कह रहा है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बराबर ये मास ऑफ यूनिट सेल में यहाँ पे ऐसे इसको गुना किया जाता है, यानी कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल में हमारा नंबर ऑफ एटम को लिखते हैं मल्टीप्लाई मास ऑफ एटम, और जो एक मास होता है एटम का उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये निकल जाता है मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल में ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए क्या करेंगे कि पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम, यानी एक यूनिट सेल में टोटल संख्या हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे मास ऑफ एटम की बात करेंगे। तो मास ऑफ एटम हमारे पास जो दिया हुआ रहेगा उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कंप्लीटली एक ऐसे दर्शा देंगे, यानी कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो आपके पास दिया हुआ है उसको मास ऑफ यूनिट से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसका हिंदी होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कहने का मतलब कि एकक कोष्ठिका में एटम की संख्या, और मास ऑफ एटम कहने का मतलब परमाणु का भार, और बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपके क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे। अब देखिए इसको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को हम लोग डी बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, जहाँ पे जेड एम यानी कि जेड इसको हम क्या से रिप्रेजेंट कर दिए, जेड से रिप्रेजेंट कर दिए, और एम जो हमारे पास है मास ऑफ एटम हो गया, और ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो आपको पता है ए क्यू, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एक क्रिस्टल का होता है, तो कोई क्रिस्टल यानी कोई क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यू होते हैं, और ए क्यू में एवोगाड्रो संख्या, क्योंकि यहाँ पे एटम से रिलेटेड बात हो रही है, तो ए ने एवोगाड्रो संख्या को हम ओवर कर दिए, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो ये डेंसिटी निकल जाएगा। यानी कि क्रिस्टल ऑफ डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो ये वाला होता है कि क्रिस्टल ऑफ डेंसिटी हमारे पास डी बराबर जेड एम ए क्यू ए एन ए होता है। समझ गए? अरे कुछ अड़ोसी पड़ोसी है इतना हल्ला करते हैं, माथा पला दिन भर बकैती पेलते रहते हैं। समझ गए? अब का शाम में वीडियो बना रहे थे वैसे ही बच्चा लोग हल्ला करे, मतलब माथा पकड़ा देता है सब लोग। अब रात में वीडियो बना रहे हैं तो अपना बकैती पेल रहा है, क्या करोगे? कितना लोग के मना करते रहोगे? फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आपके पास कहा जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1, तो यहाँ पर बताया जाता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये क्रिस्टल ऑफ डेंसिटी 1 होता है। बीसीसी में हमारे पास कहा जाता है कि क्रिस्टल ऑफ डेंसिटी 2 होते हैं। एफसीसी में क्रिस्टल ऑफ डेंसिटी 4 होता है। तो याद करने वाली बात जो है यहाँ पे, अगर कोई आपसे पूछे कि क्रिस्टल डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है कि क्रिस्टल डेंसिटी का सूत्र इनमें से कौन है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिएगा जेड एम ए क्यू एन ए। ठीक है, जेड एम डिवाइडेड बाई ए क्यू एन ए, जहाँ पर जेड है जो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है, मास ऑफ एटम एम है, ए क्यू है जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एन ए जो दिया गया है एवोगाड्रो संख्या, इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दिया इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, एम मतलब फार्मूला बेट किसका, एटम का, एन ए एवोगाड्रो संख्या यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ए है जो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो आपको यहाँ पे यूनिट सेल का जो भी डेंसिटी होगा वो कहा जाता है कि एक क्रिस्टल का डेंसिटी के रूप में हम लोग जानेंगे, क्योंकि यूनिट सेल इज नोन एज क्रिस्टल। और यहाँ पे कहा जाता है कि डेंसिटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए रहेंगे, जिसमें आप लोग को देखना होगा कि यहाँ पे जेड दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, ए क्यू एन ए दिया हुआ है, तो आपको डेंसिटी निकालना। अगर आपको थ्योरी में ऐसे पूछते कि डेंसिटी क्रिस्टल एसी का कितना होता है तो 1 होते हैं, बीसीसी का कितना होता है 2 होता है, और एफसीसी का कितना होता है तो 4 होता है। ठीक है, तो ये वाली बात जैसा आप याद कर लीजिएगा। ये था आपका डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात। ये कुछ थ्योरी है जिनको आप लोग समझ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। देखिए अभी एक नया टॉपिक आया यहाँ पे, व्हाइट। वो व्हाइट क्या होता है, इसको व्हाइट समझने से पहले आपको बता दें कि व्हाइट जो टॉपिक है, इस टॉपिक के पहले आपको समझना होगा अरेंजमेंट, यानी कि क्लोज्ड पैकिंग अरेंजमेंट के बारे में।
ये क्लोज्ड पैकिंग अरेंजमेंट क्या होती है। तो कहा जाता है कि यहाँ पे आपको क्लोज्ड पैकिंग अरेंजमेंट के बारे में कुछ बात बताया गया है। देखिए उसके बाद आपको वॉइड समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वॉइड से रिलेटेड कुछ बात लिख दिया गया है तो समझ लीजिए। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, यानी खाली जगह, यानी कि वैसा कोई दो एटम के बीच जो जगह होती है जिसमें एटम की उपस्थिति नहीं होती है, वैसा क्रिस्टल में वैसा जगह जहाँ पे एटम की उपस्थिति नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। यानी कि मान लिया जाए कि यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, तो इस जगह को हम वॉइड बोलते हैं। या तो ये दो एटम एक दूसरे से कनेक्ट है और यहाँ पे बीच में जो एटम बन रहा होगा, ठीक है, और बीच में जो उसका सेंटर में जो जगह, इसके नीचे में जो दोनों तीनों के बीच में जो सेंटर बन रहा होगा उसको हम वॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो वॉइड कहने का मतलब यहाँ पे है कि सबसे पहले वॉइड का मतलब एम्प्टी स्पेस, यानी खाली जगह होता है। वॉइड का मतलब खाली जगह। फिर कहा जाता है कि एम्प्टी स्पेस इन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। कहा जाता है कि क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट जो होते हैं उसमें जो एम्प्टी स्पेस होता है उसी को हम वॉइड कहते हैं। यानी कि अब आपको समझना होगा कि क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट क्या होते हैं, या तो फिर कह सकते हैं कि क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट क्या होता है। तो क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट क्या है इसके बारे में हम लोग एक बार जैसा समझते हैं। क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कहने का मतलब कि ऐसा हमारे पास कोई एटम होता होगा जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता होगा, और कनेक्ट रहने के बाद इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उसी को हम क्लोज्ड पैक्ड बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोज्ड पैक भी बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लोज्ड पैक होते हैं जिसमें उसमें वॉइड की उपस्थिति बहुत कम होती है। कुछ ऐसे हमारे पास सॉलिड होते हैं जिसमें कहा जाता है कि बहुत मात्रा में वॉइड उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताता है क्या चीज़, तो देखिए द अरेंजमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स और आयन, यानी कि वैसा अरेंजमेंट एटम और मॉलिक्यूल और आयन का क्रिस्टल में जिसमें कहा जाता है कि नंबर ऑफ इक्वल स्फीयर रेसिस्ट द मिनिमम वैकेंट स्पेस। यानी कि अगर कोई स्ट्रक्चर में या कोई सॉलिड में अगर बात करते हैं क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर का, तो क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर में एक बात बताया जाता है कि ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि ज़्यादा मात्रा में कोई आयन प्रेजेंट होगा, ज़्यादा मात्रा में कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, आयन प्रेजेंट होंगे, स्पीसीज होंगे। उस स्पीसीज के बीच में जो खाली जगह होता है वह खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम आपको अल्टरनेट में एक बेंच पे कहें कि दो इंसान को बैठना है, तो दो इंसान को बैठना है, यानी एक बेंच पे एक इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है, एक इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है, बीच में जो एक खाली जगह है वो वॉइड कहलाएगा, यानी कि वो रिक्ति है। एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट, एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट, इसके बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, रेस्ट यानी कि कम स्पेस जो बचा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। या तो जनरली आप बताइएगा ऐसे, जैसे एक बेंच पे चार लड़का या लड़की बैठते हैं, उसमें कहा जाता है कुछ न कुछ देखते होंगे आप लोग कि बैठने के बाद कुछ न कुछ स्पेस छूट जाता है, यानी खाली रहता है बैठने के बाद, तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। यानी कि जितने भी एटम बैठे हुए हैं और उस एटम के बीच में या उस लड़का लड़की के बीच में जो खाली जगह हल्का सा भी बच गया है उसे हम वॉइड कहते हैं। अब देखिए ये वॉइड जो होते हैं क्लोज पैकिंग पे डिपेंड करता है, यानी कि किस तरीके से उसके एटम है जो क्लोज पैक है। अगर वो ज़्यादा क्लोज पैक है तो वो कहा जाता है कि उसके पास कम वॉइड बनेगा, अगर ज़्यादा क्लोज पैक नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा वॉइड का निर्माण करेगा। जैसे देखिए यहाँ क्रिस्टल में परमाणुओं तथा अणुओं या अणुओं की ऐसी सजावट जिसमें किसी दिए गए समान गोलों की संख्या न्यूनतम खाली स्थान का अवरोध करता हो। यानी खाली स्थान का अवरोध करने का मतलब क्या है वो देखिए, पहले सबसे पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, नहीं तो डिलीट कर देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्लोज पैकिंग समझते हैं कि क्लोज पैकिंग क्या होता है। देखिए जितने भी हमारे पास सॉलिड हैं, कहा जाता है कि जितने भी हमारे पास सॉलिड हैं वो सभी सॉलिड एक प्रकार का क्या होता है, क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे समझा सकते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीका से क्रिस्टल है। अब जितने भी क्रिस्टल होते हैं उसमें कहा जाता है कि क्लोज पैकिंग की नियम लगते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी क्रिस्टल होते हैं सभी में क्लोज्ड पैक्ड का नियम लगता है। अब क्लोज पैक्ड कहने का मतलब कि जितने भी सॉलिड होंगे या जितने भी क्रिस्टल होगा सभी एटम से मिलकर के बने हुए होंगे, ऐसे ऐसे ये एटम से मिलकर के बने हुए हैं।
अब ये एटम्स मिल करके बने हुए हैं, या तो एटम हमारे पास ऐसे भी रह सकते हैं, ऐसे भी रह सकते हैं। देखिए अब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। इस तरीका से तो जितने भी हमारे पास क्लोज, जितने भी सॉलिड होते हैं वो सॉलिड क्रिस्टल होता है, यानी ठोस क्रिस्टल होते हैं, और सभी क्रिस्टल में क्लोज्ड पैक होते हैं। अब क्लोज पैक बहुत प्रकार के होते हैं, आपको पता है 1D 2D और 3D के रूप में। तो 1D में क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लिया जाए कि वो 1D है, यानी 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन जो क्लोज पैकिंग होती है जिसमें रैखिक संरचना बनता है, यानी कि एकदम सीधा स्ट्रक्चर बनता है, सीधा सीधी एकदम एटम जुड़े हुए होते हैं, उसमें कोई एटम और नीचे ऊपर या ऐसा नहीं होता, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में बनते हैं। इसका मतलब है कि ये एटम अगर ऐसे जुड़ा हुआ है एक दूसरे के बीच में तो बहुत ही कम वॉइड का निर्माण कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डायरेक्ट कनेक्ट है, एक दूसरे के साथ वॉइड का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता है। देखिए एकदम नॉर्मल, ठीक है, यानी कि बहुत कम यहाँ पे 1D में, क्योंकि इसमें 1D जो हमारे पास क्लोज्ड पैकिंग बनता है, तो 1D क्लोज्ड पैकिंग में बताया जाता है कि इसमें जितने भी एटम होते हैं सभी एटम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए उतना वॉइड का फॉर्मेशन नहीं करता, यानी उतना खाली जगह नहीं छोड़ता है। लेकिन अब एक बात बताते हैं, अब यहाँ पे आते हैं 2D में, यानी कि 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल जो हमारे पास वो बनता है, क्लोज पैकिंग बनते हैं, तो 2D में तो बताया जाता है ब्रदर कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस में काम करता है। तो एक्स वाई एक्सिस कहने का मतलब कि ये एटम देखिए और ये एटम देखिए, ये एटम देखिए, ये एटम देखिए, इन दोनों के बीच में ये जो जगह है, ये जो जगह है, इस जगह को हम क्या बोल देते हैं, वाइड बोलते हैं। यानी कि 4 एटम लगे हुए हैं, देखिए 1 एटम 2 एटम 3 4 एटम, 1 2 3 4, तो 4 एटम के बीच में जो खाली स्पेस नजर आ रहा है, ये सब खाली स्पेस जो नजर आ रहे हैं, ये सभी आपका क्या चीज है, वॉइड। ये सब क्या हो गए, वॉइड हो गए। तो वॉइड कहने का मतलब कि हमारे पास ये क्लोज पैकिंग पे निर्भर करता है कि हमारा सॉलिड में जो क्रिस्टल में कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो किस अरेंजमेंट पे, किस आधार पे उनका अरेंजमेंट किया गया है। अगर वो आपका 1D के आधार पे होता है तो डायरेक्ट सिंपल यानी सीधा वो बनाएंगे, सीधे एटम उपस्थित होंगे उसमें, और ये नॉर्मली आपका बहुत कम वॉइड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन 2D की बात करते हैं, तो 2D में देखिए ये एटम सभी एटम के बीच में जो ये सब आपको खाली जगह दिखाई दे रहा है, ये खाली जगह आपका क्या कहलाता है, वॉइड कहलाता है। यानी कि ये 2D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो 2D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में इस तरीका से वॉइड बनते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो वॉइड बनते हैं ये कुछ ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, ठीक है, यानी कि ये वॉइड, ये चारों एटम एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होता है, ऐसे कनेक्ट होते हैं, और बीच में जो खाली जगह होता है उसी को हम वॉइड कहते हैं। तो ये 2D क्लोज पैकिंग टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं, एक आता है 3D, इसमें देखते हैं। तो 1D में पूछता है कि 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई, तो 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होंगे। अगर कोई एटम मान लिया जाए कि ये एटम है, तो ये एटम कितना एटम से जुड़ा हुआ है, एक एटम ये वाला, एक एटम ये वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अगर इसमें कहता है कि ये जो वॉइड है ये कितना एटम से जुड़ा हुआ है, तो 4 एटम से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर जो वॉइड प्रेजेंट है ये वॉइड 4 एटम से जुड़े हुए हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 3D आते हैं, तो 3D में क्या होता है वो देखिए। 3D कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार का क्लोज पैकिंग की बात करें, टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग में बताया गया है कि निविड़ संकुलित जो हमारे होते हैं वो कितना होते हैं। तो अब देखा जाए, अब देख एक आता है हमारे पास 3D, तो 3D में क्या होते हैं कि एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, इस तरीका से ये अरेंजमेंट करता है। यहाँ पे इस तरीका से अरेंजमेंट होता है, इस तरीका से अरेंजमेंट होता है, इस तरह कनेक्ट होते हैं। अब देखिए ये जो है 3D कहने का मतलब आपको पता होगा कि x, y और z को दर्शाता है। 3D यानी त्रिविमीय क्लोज पैकिंग। तो 1D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग। आपको बताए थे कि वॉइड जो है निर्भर करता है किस पे, क्लोज पैकिंग पे, कि किस रूप में वहाँ पे क्लोज पैक किए गए हैं। तो 1D क्लोज पैकिंग में कहा जाता है जनरल बहुत ही कम वॉइड होते हैं, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही होता है, क्योंकि एक एटम कनेक्ट होता है किससे, 2 से,
एक इस एटम से जुड़ा हुआ है, एक इस एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया कितना 2। अब इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें 4 से जुड़ा हुआ है, एक वाइड 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएंगे। अब इसमें करते हैं तो ये 3D जो हमारे पास होते हैं, 3D में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये क्लोज्ड पैक प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे वाइड की क्षमता अगर देखते हैं यहाँ पे तो बहुत ही ऐसे अप्रॉक्स कम, एकदम क्या चीज होता है कम, यानी कि ये वाला स्पेस, ये वाला बीच बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये सब जो स्पेस दिखाई दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं 3D में। जैसे सडनली यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे अब देखिए ये 3 एटम के बीच में, ये 3 एटम के बीच में ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा था, ये भी हमारे पास क्या चीज है वाइड है। यानी कि इस 3D क्लोज पैकिंग के आधार पे ऐसा भी वाइड बनता है, ऐसा भी वाइड बनता है, ऐसा भी वाइड बनता है। यानी 3D में ऐसा, 2D में ऐसा, 1D में ऐसा। तो क्लोज पैकिंग के आधार पे सॉलिड में वाइड दर्शाया जाता है। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्लोज पैकिंग के बाद जो टॉपिक हमारे पास आता है वाइड, वो वाइड के प्रकार 2 होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वाइड किसे कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड किसे कहते हैं, ये दोनों चीज को आप लोग को समझाएंगे और पढ़ाएंगे। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो वाइड समझ में आ गया होगा, वाइड समझ में आ गया होगा। वाइड की अगर डिफिनेशन कोई पूछे तो डायरेक्ट बताइएगा कि क्लोज पैकिंग में, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में या क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में जो खाली जगह होता है उसे हम वाइड कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब कहता है कि क्लोज पैकिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो क्लोज पैकिंग 3 प्रकार के होते हैं। क्लोज पैक 3 प्रकार के होते हैं, 1D क्लोज पैक, 2D क्लोज पैक, 3D क्लोज पैक। 1D क्लोज पैक में बस एक एटम 2 एटम के साथ अटैच होते हैं। इसमें कहा जाता है 2D में ये 4 एटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। और 3D में बहुत सारे, इसमें आपका 6 8 10 12 ऐसे चलते हैं, 6 8 10 6 8 12 चलते हैं। तो ये 3D की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वॉइड की संख्या कुछ अलग होती है, अलग अलग होती है। अब कहा जाता है कि वॉइड जो हमारे पास है ये किस पे डिपेंड करता है, तो वॉइड जो है कहा जाता है कि सॉलिड में उपस्थित परमाणु या अणु या आयन के क्लोज पैकिंग पे निर्भर करता है कि क्लोज पैकिंग उसका किस प्रकार से है। अगर 1D में है तो कुछ अलग होंगे, 2D में है तो वो कुछ अलग होंगे, 3D में है तो कुछ अलग होंगे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं क्लोज पैकिंग बनाते हैं। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ वॉइड, यानी कि वॉइड क्या होते हैं, वॉइड का कितने प्रकार होते हैं। तो यही जो वॉइड का डिफिनेशन आपको है बहुत सिंपल है। वॉइड का डिफिनेशन आप देखे ही होंगे, शुरुआत में लिखवाए थे कि जब किसी क्रिस्टल में 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच जो खाली जगह होते हैं उसे वॉइड कहते हैं। यानी वॉइड का मतलब होता है खाली जगह, रिक्त, यानी कि एम्प्टी स्पेस। अब कहा जाता है कि टाइप ऑफ वॉइड। तो यहाँ पे अब आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ वॉइड के बारे में।